नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 25 जनवरी की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, पहला क्वेश्चन है कि 10,000 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष में 12,100 हो जाती है। 4 वर्ष के बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। अब यहाँ से एक चीज समझो, यहाँ पर प्रिंसिपल था, ये अमाउंट बना जाके, और इधर एक अमाउंट रहेगा। यहाँ पर टाइम में डिफरेंस कितना है, 2 का है। अब कह रहा था 4 साल बाद, यानी कि अगर हम टोटल देखते तब तो तुम्हारा टाइम आ जाता 4 वर्ष, यहाँ से देखते तो कितना आ जाता 2 वर्ष। अब टाइम में कभी भी तुम्हारा डिफरेंस बराबर हो तो हमेशा याद रखना, इसको बना लेते हैं जीपी में। यहाँ से देखो, हमें इसकी वैल्यू पता थी 10,000, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पता थी 1200, हमें ये वैल्यू निकालनी थी। अब हमें देखो इससे आगे जाना है, तो अगर हम मान लो a1 बराबर √p इंटू a2 बनता, इसी तरीके से तो बनता। अब यहाँ से क्या करते, a1 की वैल्यू कितनी है 12 और 100 हो गया, और p की वैल्यू कितनी है 10,000 है, a2 की वैल्यू कितनी है x है जो कि निकालनी है। दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर देंगे, 2 1 2 1 0 0 इंटू में 1 2 1 0 0 हो गया, और बटे में कर देंगे क्या 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर था तो ये इससे चला गया यहाँ से, अब बिल्कुल चला गया। अब 121 का होल स्क्वायर करना है, यानी कि 21 441, लास्ट में 41 आना, 12 बारी में 144, तो देखो यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो ये बन गया देखो जीपी में। अब ये चीजें याद रखने वाली होती हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा लिखोगे वहां बैठ के, तो देखो सिंपल सा कैसे लिखते हैं आप, सही, देखो इतना टाइम थोड़ी ना होता वहां पे। यहाँ से कभी भी आपको आगे जाना है तो क्या करो, इस वाले नंबर पे जिससे जिधर जाना उस पे, तो 2 1 0 0 इंटू 2 1 2 1 0 0 पीछे वाले का भाग कर लो, ठीक है। अब इनमें क्या होता, आगे मान लो a3 होता और ये वाला तुमको दिया जाता और ये वाला दिया जाता और a3 पूछ लेता, तब क्या करते a2 इंटू a2 अपॉन में a1 बराबर क्या कर देते a3 करके, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती है। अब यहाँ से देखो, ये तो 4 0 हमने काट दिया था, अब हमने एक साथ कैसे देख लिया कि इतना ही आएगा, एक एकम एक किया भाई, देखो 2 2 के पेयर बना लिए, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 12 24 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 12 बारी में 144 और 2 146 हो गया, ऐसे आंसर आ गया, ठीक है भाई। 2 नंबर का गुणा कैसे करते, जैसे ए बी लिखा हो सी डी लिखा हो, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख देते हैं, फिर इनका गुणा इसमें करते, इसका गुणा इसमें, और दोनों को जोड़ देते, जोड़ के जितना आता है वो यहाँ लिखते हैं, अगर डबल नंबर में आया तो उसकी हासिल ऊपर, फिर इन दोनों का गुणा हासिल उसमें जोड़ देते हैं। अगला सवाल करते हैं, ये इसको नोट कर लेना। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा याद रखना, बेसिक ट्रिक आपके जो भी करने के तरीके हैं, क्यूब वगैरह, ये सब चीजें आपको फॉलो होंगी तभी चक्रवृद्धि ब्याज कर पाएंगे, नहीं तो आपको टफ लगता रहेगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अच्छा हाँ, अगर देखना हो तो देखो हम बता भी दें ये होता कैसे। जैसे मान लो प्रिंसिपल लिखते 1 प्लस का r/100 की पावर 2 करते तो तुम्हारा a1 आता, समझ गए बात को कि नहीं समझे। अब यहां से करते p 1 प्लस का r/100 की पावर 4, तो क्या आ जाता a2 आ जाता। तो आगे यहां से देखो, अगर हम इसका होल स्क्वायर कर देते ऊपर वाले का तो ये पावर ये हो जाती, पावर ये हो जाती, यहां से इसको करते हम डिवाइड तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता, ये भी पावर में कर लो, ठीक है। डिवाइड करते तो p² बराबर a1² a2 हो जाता, ये इससे क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। यहां से लिख सकते हैं p इंटू a2 बराबर a1² हो गया। अब यहां से अगर दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये रूट में हो जाएगा और ये यहां से स्क्वायर हट जाएगा। तो देखो यही चीज हमने बताई थी, ये क्या बन गई जीपी वाली सीरीज, तो ये चीज याद रखना। एक डीलर एक एयर कंडीशनर का अंकित मूल्य इतना अंकित किया, उस पर 12% की छूट देता है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो हमें सिर्फ 12 से मतलब होना चाहिए था, और 12% की छूट दे दी तो कितने 88% बची चीज, तो 12 8 96 हो गया, यहाँ से लगा 9 हो गया, 12 8 96, 96 और 6 105। तो यहाँ से देखो जिसमें लिखा होगा 1056 वही आंसर। अब किसी भी ऑप्शन में देख लिया करो, ये ऑप्शन सरसरी निगाह से किसी में सेम तो नहीं लिखा है, तो सेम लिखा होगा तब 0 को आप वैल्यू देंगे, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 200 से 350 तक की कीमतों पर खरीदी गई वस्तुओं का 300 से 450 तक की कीमतों पर बेचा जा रहा है, तो 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है। देखो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा, जब कम से कम क्या हो उसका, ज्यादा से कम उसका कॉस्ट प्राइस हो, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा उसका सेलिंग प्राइस हो, तभी तो होगा। तो यहाँ से देखो 200 से 350 तक
कीमत, यानी कि हमने कॉस्ट प्राइस 200 रख लिया और फिर कह रहा था इतने तक बेच सकता है तो 450 कर लिया। तो यहाँ से देखो एक वस्तु पर हमें कितना फायदा हो रहा कि भैया सबसे ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो इसी तरीके से होगा। तो 250 रुपए हो गया, हमें किस पे चाहिए 8 वस्तुओं, 25 अट्ठे 200, 2000 आंसर। अगला सवाल, मिट्टी के तेल और पेट्रोल से बने 65 लीटर मिश्रण में मिट्टी के तेल और पेट्रोल का अनुपात इतना है। इस अनुपात को 4:5 करने के लिए दिए गए मिश्रण में कितने लीटर पेट्रोल मिलाना है। तो देखो 3:2 कौन कौन था, एक तरफ मिट्टी का तेल था यानी केरोसिन ऑयल और एक तरफ अपना पेट्रोल था जिससे हम लोग आजकल बहुत घूमते हैं। अब यहाँ से देखो अब हो गया 4 से 5, अब मिलाया किसको जा रहा, पेट्रोल को, यानी कि मिट्टी तो सेम होनी चाहिए थी, यानी कि 4 और 3 का एलसीएम लेके भाई यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ पर तो 12 होगा, यानी कि इसको 12 बनाएंगे 4 का गुणा तो इसमें भी 4 का गुणा, यानी कि 3:2 था ना तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ से इसको 12 बनाएंगे तो 4 तियां 12 और 5 में गुणा करेंगे तो 5 तियां 15 हो गया। हमारे हिसाब से कितना मिलाया गया, 7 मिलाया गया। और देखो यहाँ से 7 मिलाया गया, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमको 65 लीटर ये दिया गया था, ये किसकी वैल्यू थी, ये इसकी वैल्यू थी, यानी कि 12, 8, 20, पहले मिश्रण इतना ही तो था, इसकी वैल्यू 65 दे दी, हमसे 7 की वैल्यू पूछी गई। तो यहाँ से करेंगे 7 पंजे 35 हो गया, 7 छक्का 42 और 3 45 हो गया, बटे में कर दो 20। यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 हो गया। 2275 किस में लिखा, वही आंसर हो गया। ठीक है, अगर देखो ऑप्शन सेम नहीं है वरना तो आंसर आप लगाना होता तो आप लगा ही देते पॉइंट में, हम इसीलिए कहते हैं आप 0 को तभी वैल्यू दें जब आपके ऑप्शन सेम हो। यदि एक संख्या a 18 से विभाज्य है और एक अन्य संख्या b 12 से विभाज्य है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किससे विभाज्य होगी। तो देखो a माइनस का b, a प्लस का b लिख सकते हो। अब ये नंबर किससे 18 से था, ये नंबर 12 से था, ये 18 से था, ये 12 से था। अब ये देखो इनका अगर एलसीएम लेते कितना आता, 36 आता, यानी कि 36 a माइनस का भी होता। यहाँ पर लेते a प्लस बी का एलसीएम क्या आता, 36 आता, ऊपर कुछ भी आता। अब ये थोड़ी ना लिख देंगे ये 2 लिख दो फिर 3 लिख दो ऐसे करके, कोई पंचायत नहीं, हमें डिवाइड से मतलब है ना। तो सबसे पहले क्या दिखा 36 आंसर। अगला सवाल, एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय का 40% कम करने के लिए कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो पहले देखो टाइम की बात करें, देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, काम खत्म हो गया वहीं पर उसका। 40% कम करने के लिए यानी कि 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि पहले अगर 5 था 2 कम कर देंगे तो 3 करना है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा। तो कितनी वृद्धि करनी पड़ रही, 2 की, बटे क्या हो जाएगा 3 में, गुणे क्या हो जाएगा 100, तो 3 छक 18, 66 से 2/3%। अगला सवाल करते हैं, एक व्यक्ति जो दौड़ने का अभ्यास करता है दूरी के पहले आधे के हिस्से को 4 की स्पीड से जाता है और शेष आधी दूरी को 6 की स्पीड से जाता है, उसकी औसत चाल क्या होगी। सिंपल सी बात है, देखो डिस्टेंस तुम्हारे लिए कांस्टेंट हो गई, कह रहा था दूरी के आधे हिस्से और फिर दूरी के आधे हिस्से, तो फिर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस का y, जब तुम्हारी 2 स्पीडें दी जाए, यानी कि 2 × 4 × 6 अपॉन में क्या हो गया, दोनों की चालें जुड़ जाएंगे यानी कि 10 हो गया। तो 4 दूनी 8, 8 छंग 48, यानी कि 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः इतनी है और इतनी है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो यहां से देखो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें कुछ सेम लिखा है क्या, बिल्कुल सेम नहीं लिखा, तो हम ज्यादा मेहनत क्यों करेंगे, हमें केवल मतलब होना चाहिए था उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्या होता है 2πr/h, यानी कि 2 × 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे दी थी, त्रिज्या कितनी दी 91 और इनटू में कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, यहां से करेंगे 13 सत्ते 91 हो गया, यहां से करेंगे तो 22 का सीधा इसमें गुणा कर लो, पॉइंट भी हट जाएगा, 22 पंजे 110 हो गया, यहां से लगा कितना हो गया 11, 22 दूनी 44 और 11 55 हो गया, यानी कि इतना आ जाएगा। यहाँ से ये 13 था ये 2 था, 55 दूनी 110 हो गया, गुणा करना था 13 का, यानी कि 0 13 एकम 13 हो गया, 13 एकम 13 1 14 आंसर। अब इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, एक छाता 80 रुपए में खरीदा जाता है और 68 में बेचा जाता है, तो हानि परसेंटेज क्या होगा। तो देखो घटाने के भी तरीके होते हैं, अब ऐसा नहीं 10 से 8 गया तो नहीं। यहाँ से देखो अगर हम 80 से 60 जाता तो 20 आता, और फिर ये 8 के घटाने के लिए कुछ नहीं ना तो माइनस कर दो,
समझ गए बात को कि नहीं भैया? अगर हम इससे घटाते, मान लो ये बड़ा ये छोटा है तो ये माइनस का 8 देता, तो इसमें कम कर दो 12 आ जाएगा। इस तरीके से जल्दी से घटा लिया करो। अभी तो चलो आसान था, तो देखते ही कह दो कि हाँ ये हो रहा। बड़े बड़े नंबर आते हैं तो दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। 4 तियां 12, 15% आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक मेज के अंकित मूल्य को एक निश्चित राशि के रूप में सूचीबद्ध किया और उसने 10% की 2 क्रमिक छूट दी। यदि दुकानदार ने इसे 1458 रुपए में बेचा तो अंकित मूल्य। देखो अब 10% देख के तुम्हारे दिमाग में एकदम आना चाहिए था कि हमारी इफेक्टिव छूट क्या होगी। बस दिमाग में फार्मूला चलना चाहिए था कि 10 + 10 माइनस का 1 होगा, यानी कि 19% आएगा। यानी कि अगर 100 की चीज रही होगी, उसने 19% की हमसे छूट दे दी होगी। तो कितने में चीज बेची होगी? 81 में। 81 की वैल्यू दे दी 1458 और हमें निकालना क्या था? 100 की वैल्यू। तो यहाँ पर 1458 कर लेना, अपॉन में 81 इंटू में 100। तो यहाँ से देखो हमें काटना पड़ेगा, 18 से कट जाएगा, 18 कम 18, 18 8 144, आंसर आ जाएगा 18। ऑप्शन का सहारा ले लिया करो भाई। देखो एक में किसी का गुणा होगा 8 मिलेगा हमें, तो देखो 7 से मिलेगा नहीं मिलेगा, 3 से नहीं, 5 से नहीं, तो इस तरीके से हो गया जल्दी। उसके अलावा नहीं तो काटते फिर इसमें टाइम जाता, जैसे 9 ने 81, फिर 9 कम 9, इस तरीके से कर रहे हो। तो x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, y बराबर 7, x बराबर 27 है। देखो और कह रहा था y बराबर 21, तो x का मान क्या होगा? यानी कि हमें y से कंपेयर कराना है। यानी कि जब 7 दिया था तो 27 था, समझना बात को। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब 21 होगा तब क्या होगा? यानी कि 1/27 गुणे 7 गुणे में 21 हो जाएगा। 7 तियां 21 हो गया, 3 ने 27 हो गया, यानी कि 9 हो जाएगा। भाई देखो हम क्या कर रहे थे, ये वैल्यू किसकी है? y की, ये x की है। तो जो हमने सोल्यूशन किया 21 पे तो कितना आया? 1/9 आया। तो ये कितना हो गया? y हो गया। ये कितना हो गया? x हो गया। अब ये तो हो गई जल्दी करने की बात। अगर जैसे मान लो नहीं आता है तब कैसे करोगे? तो स्टार्टिंग में x बराबर एक कांस्टेंट मान लो, 1/y हो गया। तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 27 के। और फिर पहली कंडीशन काम कर रही है सब, तो गुणे में 1/, अच्छा क्या था? x था। चलो कोई भी कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो y यहाँ पर रखेंगे 7 हो गया, यानी कि k बराबर कितना आ गया? 27 गुणे 7 आ गया। अब लिखेंगे दूसरी कंडीशन में, यानी कि इस कंडीशन में लिखेंगे y बराबर कितना दे दिया? 21। x बराबर हमें निकालना, k का मान कितना था? 27 गुणे में 7, इंटू में कर लेंगे x, यानी कि अपॉन में आ जाएगा 1/7, क्योंकि ये वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें। क्या? सॉरी 21। तो 7 तियां 21 हो गया, 3 ने 27 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसमें थोड़ी ऑब्जर्वेशन कर ली, क्योंकि देखो हमने इसके हिसाब से चले थे, तो हमने y को ऊपर कर लिया था, x को नीचे कर लिया था। तो आपकी सुविधा के अनुसार है। अब देखो इसका SCF हमको निकालना है। तो कभी भी भिन्न का अगर जो भी पूछा जाए, जैसे अभी LCM पूछा जाता तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का SCF। SCF पूछा गया तो ऊपर वाले का SCF, नीचे वाले का LCM। तो ऊपर देखो कुछ भी तुम्हें कॉमन दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 हो गया हमारा SCF। अब नीचे देखो 4 और 12 का अगर हम LCM लेते तो 12 आता। अब 9 का 3 तो 12 में पहुंच गया है, तो यहाँ पर 3 बचा केवल। 7 तियां 21 और यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 21 दूनी 42 हो गया, हासिल लगा 4, 21 से कम 21, 21 और 4 25, यानी 1/252 आंसर। देखो LCM और ले सकते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ पर हमने 4 लिया LCM, मान लो यहाँ से आया 4, तो यहाँ से देखो 4 कट गया, 4 तियां 12 कट गया। अब हमने 3 ले लिया LCM में, तो 3 कट गया, ये 3 त्रिका 9। अब 7 तियां 21 में कुछ कटेगा, 21 लिख दो, LCM हो गया। ठीक है, अगला सवाल। राहुल ने 3 वर्ष पहले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर और वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर एक निश्चित धनराशि उधार ली। यदि उस उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मूल्य इतना है तो राहुल ने कितनी धनराशि उधार ली थी? अब यहां से समझो 10% को हम क्या लिख सकते? 1/10, यानी कि 10 से चीज कितनी हो गई होगी? 11 हो गई होगी। यहाँ पर 3 वर्ष की बात करा तो क्या हुई होगी? पावर में 3 हो गई होगी, यानी कि 1331, और ये हो गया 1000। यहां से देखो, ये देखो 11 9 7 9, क्योंकि हमारे हिसाब से 1331 आई, क्वेश्चन में तो कुछ और दे रखा है, तो हमने बराबर वैल्यू रख ली। अब यहां से देखो, 1 में किसका गुणा करें? 9 मिल जाएगा, 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 9 एकम 9, 9 तियां 27, पूरा सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि इसमें भी 9 का गुणा कर दो तो आंसर 9000 आ जाएगा। अगला सवाल।
20 लोगों का औसत भार 75 केजी है, उनमें से 10 लोगों का औसत भार इतना है, बचे हुए लोगों में से 5 लोगों का औसत भार इतना है, अंत में बचे हुए 5 लोगों का औसत भार ज्ञात कीजिए। अब यहां से देखो 20 लोगों का कितना है 75 है, 10 लोगों का कितना है 70 है, 5 लोगों का कितना है 75 है, और फिर जो बचे हुए 5 लोग हैं उनका कितना है। अब बात समझो, सभी लोगों का 75 तो था ही, तो सबको 75 तो लाने ही पड़ते, या सबको 75 लाने पड़ते, इनको भी इनको भी इनको भी, यानी कि 75 तो लाने ही पड़ते सबको। लेकिन यहां से देखो इतने इसने तो अपनी भरपाई कर दी भैया कि हमें शामिल हो गए इनमें, हमारे तो 75 हैं, लेकिन ये भाई साहब 5 कम लेके आए, यानी कि एक लोगों में 5 कम लेके आए, तो 10 लोगों में, क्योंकि 10 लोग थे टोटल, ये एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज का मतलब प्रत्येक पे होता है, तो 5 कम आया एक पे, 10 लोगों में कितना कम हो गया 50 कम। अब इसकी भरपाई इनको करनी पड़ेगी, यानी कि इनको करनी पड़ेगी तो 50 की करनी पड़ती, तो एक लोगों को कितनी करनी पड़ेगी, तो यहां से 50/5, यानी एक लोगों को 10 की भरपाई करनी पड़ेगी, यानी कि आंसर आ जाएगा 85। अगला सवाल, एक संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 8% की कमी की जाती है, संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी होता है। देखो एक वृद्धि हो रही एक कमी हो रही, तो कभी भी आपका प्रॉफिट नहीं होगा, पहली बात तो ये कैंसिल हो गया। फिर करेंगे, देखो फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस का ए प्लस माइनस का बी प्लस माइनस का ए बी अपॉन 100। आंसर तो आ चुका होगा आप लोगों का, जिसे आती होंगी चीजें, जिसे नहीं आती होंगी वो भी सीख जाएंगे भाई, कोई सब पेड़ से थोड़े ना सीख के आते हैं, सब यहीं सीखते हैं। तो माइनस का कितना आ जाएगा 0.64%, तो माइनस का मतलब हानि। अगला सवाल, एक चोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 5 घंटे 15 मिनट में तय करता है। यदि पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो पुलिस उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगी। अब यहां से समझो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई हमारी, तो हम लिख सकते हैं एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, क्योंकि एस बराबर डी अपॉन टी होता है, डी तो कांस्टेंट हो गया, तो लिख सकते हैं। हमारे पास स्पीड का रेशियो था, कितना कितना था 40 और 50, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 50 और 40 का हो जाएगा। अब यहां से देखो 50 की वैल्यू हमको दी गई थी, देखो भाई साहब कितनी दी गई थी, यहां से करेंगे तो या तो इनको तोड़ लो या तो इनको भी मिनट में बना लो, यानी कि 60 का गुणा 300 हो गया और 15 जोड़ लिया तो 315 आ गया। समझ रहे, अब गोली मत चला देना 315 वाली। तो 315 ये किसकी वैल्यू है 50 की, यानी कि यहां से लिख लो 50 की वैल्यू 315, हमें 40 की वैल्यू चाहिए। 0 से 0, 5 दूनी 10 हो गया, 5 छक्का 30, 5 तिया 15 हो गया। यहां से करेंगे, अब यहां से कुछ करना नहीं है तुम्हें, 63 इंटू में 4 था, बटे में कर दो 60, क्योंकि हमें घंटे में फिर से चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो पूरा ऑलरेडी है अपने आप में। यहां से कितना बच रहा है 3 बच रहा है, तो 3 और 4 तिया 12, यानी कि 4 घंटे 12 मिनट आ जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं कर पा रहे तो समझो बात को, यहां से करते 4 तिया 12, यहां से लगा 1 आ जाता, 4 से 24 1 25, बटे करते कितना 60 करते, तो यहां से देखो जितना जितना काट पा रहे उतना काट लो। 4 एकम 4 हो गया, 15 चौकू 60, 4 छंग 24, 4 तिया 12 करेंगे, 15 चौकू 60 हो गया, बचा कितना है 3, यानी कि 3 बटे 15 गुणे में 60, तो 15 चौकू 60, 4 तिया 12, यानी कि 4 घंटा 12 मिनट। अगला सवाल, ए बी सी अलग अलग कार्य करते हुए क्रमशः 27, 36, 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब हमारे दिमाग में केवल यही चलना चाहिए कि क्या एलसीएम आएगा और क्या हमें भाग करना है, बस, क्योंकि हमें से कह दिया कि सबसे काम करवाना है। हमने तुम्हें एलसीएम लेने का अभी तरीका बताया, जैसे मान लो अब ये नंबर लिखे, हमने लिखा 9, तो यहाँ बचा क्या 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45। अब इनका एलसीएम तो आप तो बचपन से ही निकालते चले आ रहे, कोई दोहराया ही नहीं है कि इसको नहीं बता पाओगे, आ गया एलसीएम सबका, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ से देखो, अगर हम इसकी इफिशियंसी देखते हैं, अब यहाँ पर ये बी सी, तो देखो हमें समझाने के लिए लिखना ही पड़ेगा, वैसे ये ओरल वाले सवाल होते हैं, केवल एलसीएम लिख लो, एफिशिएंसी लिख लो, इतना बहुत होता है। तो यहाँ से 9 तिया 27 यानी कि इफिशियंसी 20 हो गई, यहाँ से करेंगे 9 चौक 36 यानी कि 15 हो गई, यहाँ से करेंगे 9 पन्ना 45 12 हो गई, इफिशियंसी आ गई। इनको सबको जोड़ो 20 10 30 10 40 47 हो गई, डिवाइड करना है 47 से, यानी कि 540 बटे 47। अब यहाँ से देखो ऑप्शन का सिंपल सहारा ले लो, बस काम खत्म हो गया। यहाँ से देखो 7 एकम 7 3 10 मिल रहा है 0, यहाँ 7 3 10, 7 3 21 नहीं मिल रहा, यहाँ पर 7 0 यानी कि 3 मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं मिला, 7 पंजे 35 और 9 नहीं मिल रहा, आंसर लगा दो, ठीक है ना। बाकी आप करना चाहो तो कर सकते हो, 47 एकम 47 किया, बचा 7 बचा है,
फिर 47 एकम 47 23 बच जाएगा, बटे आ जाएगा 47। अगला सवाल, राम अपने कमरे की सभी दीवारों और छत को व्यक्तिगत रूप से पेंट करना चाहता है। उसने अपने कमरे को पेंट करना शुरू किया और 16 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पेंट करने के बाद 4 लीटर पेंट का टिन डिब्बा खाली हो गया। यदि पेंट किए जाने वाले उसके कमरे का कुल क्षेत्रफल इतना है तो शेष क्षेत्र को पेंट करने के लिए कितने पेंट के टिन की आवश्यकता होगी। तो ये तो सिंपल हो गया, 16 में कितना हो रहा था 4 लीटर, अब हमें चाहिए कितना 176, यानी क्या गुना हो रहा था 11 गुना। तो यहां से देखो करेंगे 11 चौक 44। अब यहां से देखो 44 आया, यहां से 44 लीटर, ठीक है। अब 4 लीटर पेंट आता था किसमें, एक में, तो 4 से भाग करेंगे कितने हो गए 11 हो गए, 11 डिब्बे लाने पड़ेंगे। तो कह रहा था से क्षेत्र पेंट को रंगने के लिए कितने पेंट के टिन की आवश्यकता होगी। अब तुम समझो, एक तो ये था यूज कर चुका था, एक यहां से इसमें हटा दो तो 10 और चाहिए होंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। उस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 20 और ऊंचाई 50 है। देखो सिंपल सी बात, एक चीज समझो, कभी भी ऐसा अगर मिल जाए तो ये चीज याद रखो, बस यहीं से तुम्हारा काम खत्म। R प्लस H करेंगे यानी कि 50 20 70 हो गया, बटे में 50 हो गया, 7:5। अब ये तो आपको पता ही होगा, अगर हम यहाँ पर चिपका दें 2 पाई r, ये बन गया, यहाँ पर 2 पाई r, तो देखो ये टोटल सरफेस एरिया बन गया और ये वक्र पृष्ठ का बन गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज नहीं रह सकती क्या, इतनी तो आपको भैया दिमाग से ही काट लेते कि ये कट ही जाना है। ठीक है, अगला सवाल, A B से 3 गुना कुशल कारीगर है। भाई साहब ठीक है, कुशल कारीगर है, ऐसे कारीगरों को तो मतलब जरूरत है। A ने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया और 24 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया। तो कह रहा था ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। अब यहां से समझो भाई, 24 दिन की बात आई, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर मान लो आधे आधे दिन करते तो इन्होंने ऐसे काम किया होगा। तो यहां से अगर हम देखते तो 12 3 36, भाई ए ने शुरू किया 3 गुणा इसमें 1 का हुआ होगा, तो 12 3 36 प्लस का 12, यानी कि टोटल काम कितना हो गया 48। अब किसको करना, एक को, यानी कि 16 आंसर आ गया। ठीक है, देखो अच्छे कारीगरों की जरूरत है। अभी मैं बीबीसी की न्यूज देख रहा था, 8000 वैकेंसी थी मुंबई में और उसके लिए 6.5 लाख लोग पहुंचे थे केवल मुंबई में। अब तुम समझ लो बात को, बेरोजगारी किस लेवल पे है। अब एसएससी की 7500 वैकेंसियां निकलती हैं और इसमें फॉर्म कैसे भरे जाते हैं आपको भी पता है। कोई बात नहीं, आप मेहनत करोगे आपको मिलेगा, एक वैकेंसी नहीं और कुछ मिलेगा भैया। आपके पास नॉलेज होगी, आप भूखे तो नहीं सोओगे, ये गारंटी। ठीक है, चलो फिर बहुत ज्ञान की बातें हो गई। 25 तारीख की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई। और देखो सबसे पहले एक देखो आसान सी बात बता दें, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो रहे हैं। बहुत लोग बहुत पढ़ते हैं, सबको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फिर भी लोग सिलेक्शन लेते हैं। आप यूट्यूब पे 4 लोगों को देख लेते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं। आप एक चीज़ समझो ना, उनके पीछे कितने लोग और हैं। तो भैया इस तरीके से मेहनत करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होगा जीवन में। आप मेहनत कीजिए, ढंग से कीजिए, मतलब अपना 100%। और मतलब ऐसा नहीं ईमानदारी में, जैसे नहीं कि बैठे पढ़ रहे हैं पूरे दिन पढ़ लिया बस, ऐसे नहीं, ईमानदारी। चलो फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।